हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं महाबली शाखा सीरीज़ की कॉमिक महाबली शाखा का इंसाफ। महाबली शाखा के पास एक शिकायत दर्ज करने के लिए बिहड़ों में बसे गांव के प्रतिनिधि नाग देवता की गुफा पर पहुंचे। गुफा के बंद दरवाजे पर हमेशा की तरह काला नाग फन उठाए बैठा था। सबने काले नाग के आगे सिर झुकाया और कसकोरस गांव का सरदार आगे बढ़कर बोला, नाग देवता, कुछ दुष्ट लोग हम आदिवासियों की मेहनत पर डाका डाल रहे हैं। हमारे आदमी लकड़ी पत्थर और सीखों से खिलौने बनाकर शहर बेचने जाते हैं, और जब वे वापस आ रहे होते हैं कुछ दुष्ट लोग उन्हें लूट लेते हैं। उनके पास आग उगलने वाले हथियार होते हैं। हमारे कई लोगों को उन्होंने घायल किया है। आज सांता गांव का एक युवक उन लुटेरों से युद्ध करते हुए मारा गया। लुटेरे लूटपाट करके अपनी मोटर में सवार होकर भाग गए। काले नाग ने यह सब सुना और दरवाजे में बने सुराख से अंदर चला गया। महाबली शाह का नाम महाबली शाका नाग सिंहासन पर बैठा अध्ययन में लीन था कि काले नाग ने उसके हाथ पर लिपट कर फुफकारना शुरू कर दिया। नाग की फुंकार की भाषा महाबली शाका समझता था। बाहर खड़े लोगों ने नाग से जो कुछ कहा था वह शाका ने भी सुन लिया। उसे हैरानी थी कि बियड़ की सीमा में शहरी लुटेरे कैसे आ गए। शाका गुफा के बाहर खड़े लोगों के सामने पहुंचा तो लोगों ने देवता पुत्र जिंदाबाद का नारा लगाया। शाका ने पूछा, क्या लुटेरे हमेशा एक ही स्थान पर मिलते हैं? नहीं देवता पुत्र, वे लुटेरे भीड़ में प्रवेश के लिए बनाए गए एकमात्र रास्ते नागपथ पर कहीं भी मिल जाते हैं। वह संख्या में 4 से 10 तक होते हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ और हमेशा की तरह अपने आदिवासियों को खिलौने बेचने के लिए शहर भेजो। अब लूटपाट बंद हो जाएगी। अगली दोपहर महाबली शाखा अपने घोड़े चेतक पर सवार हो नागपंथ पर पहुंचा। नागपंथ पर उसे कोई लुटेरा नहीं मिला तो वह नागपथ के अंतिम सिरे पर पहुंच गया। कुछ ही देर बाद उसे एक जीप नागपथ की ओर जाती आती दिखाई दी, जिसमें सवार आदमी हथियारबंद थे। जीप के आगे एक स्वचालित मशीन गन फिट थी। महाबली शाखा समझ गया कि आदिवासी इससे भयभीत क्यों हैं। यह लोग आदिवासियों की छोटी सी सेना को कुछ ही मिनटों में मौत के घाट उतार सकते थे, जबकि महाबली शाखा के बनाए नियमानुसार आदिवासी उन्हें मारने में संकोच कर सकते थे। शाखा जानता था कि आदिवासी चाहे तो इन लुटेरों को अपनी गनों का इस्तेमाल करने का मौका दिए बिना चालाकी से समाप्त कर सकते हैं। और पेड़ों पर चढ़कर जहरीले तीरों से इन्हें मार सकते हैं। सड़क में गड्ढे करके इनके वाहन को फंसाकर ऊपर से जलता हुआ घास फूस डालकर इन्हें जला सकते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं किया कि इससे बिहड़ के नियम भंग होंगे। उन्होंने शाखा से शिकायत करके मामले को निपटाना बेहतर समझा है। इसलिए शाखा ने इन लुटेरों को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया और नागपथ पर जहाँ लुटेरों ने डेरा डाला वहीं एक पेड़ पर बैठकर शाखा उनकी बातें सुनने लगा। उनमें से एक कह रहा था, आज सिर्फ 5 आदिवासी बाजार पहुँचे हैं, इसलिए जागीरदार ने सिर्फ हम चारों को भेजा है। वह 5 आदिवासी काफ़ी बोझ उठाकर बाहर गए थे। उम्मीद है नोट भी काफ़ी ला रहे होंगे। और उन्हें जिनकी प्रतीक्षा थी वे डरे सहमे से नागपथ पर आ पहुँचे थे। एक ने कहा, हमें आज डरना नहीं चाहिए। या तो लुटेरे सामने ही नहीं आएंगे, सामने आए भी तो देवता पुत्र यहीं कहीं होगा। अगर हम आज भी लूट लिए गए तो फिर हम नाग देवता से कह देंगे कि वह हमें क्षमा करें। फिर हम इन लुटेरों की बलि देवता को दे देंगे। ऐसा कोई भी अवसर नहीं आने वाला मित्रों। मुझे विश्वास हो गया है कि आज लुटेरे हमें छू भी नहीं सकेंगे। हाँ, ये तो देवता पुत्र का तूफानी अश्व चेतक है। हाँ दोस्तों, आज हमारी मेहनत पर कोई डकैती नहीं डालेगा। अचानक लुटेरे आदिवासियों के सामने आ गए होना और अपनी बंदूकें उन्होंने आदिवासियों के सीने से लगा दी। उनके लीडर ने आदेश दिया, अपनी थैलियाँ यहाँ रख दो और भाग जाओ। तुम आखिर कब तक हमें यूं ही लूटते रहोगे? क्या तुम ये कभी नहीं सोचते कि हम कितनी मेहनत से खिलौने बनाते हैं? एक ने चीख कर कहा। लुटेरों ने अठास लगाया। लीडर ने चेतावनी दी, अगर तुमने अपनी थैलियाँ 3 सेकंड में ज़मीन पर नहीं डाली तो मैं गोली चला दूंगा। 1 2 ठहरो, हम थैली रख रहे हैं। एक आदिवासी ने घबरा कर कहा। अपनी मेहनत की कमाई लुटेरों के हवाले करके आदिवासी आगे बढ़ गए। देवता पुत्र महाबली शाह का आज हमारी रक्षा न कर सका, जाते हुए आदिवासी दुखी मन से कहते जा रहे थे। लेकिन इधर हालात दूसरे ही थे। महाबली शाह का आदिवासियों के वहाँ से जाते ही ठीक लुटेरों के सामने कूदा। अरे कौन है? एक ने चीख कर कहा। मैं जंगल में रहता हूँ और यहाँ इसलिए आया हूँ कि तुम लूटा हुआ सारा पैसा मेरे साथ चलकर गाँव वालों को लौटा दो। लुटेरों के लीडर ने शाखा की खिल्ली उड़ाई। तो तुम उनके हिमायती बनकर आए हो? जवाब में शाखा का शक्तिशाली घूंसा लीडर के जबड़े पर पड़ा। लीडर हवा में उछलकर पके आम की तरह ज़मीन पर गिरा और होश खो बैठा। साथ ही उसके साथियों ने अपनी गनें शाखा पर तान दी, लेकिन इससे पहले कि वो फायर कर पाते शाखा उन पर बिजली बनकर टूट पड़ा। लुटेरों के हथियार उनके हाथों से निकल गए और वह चीख पुकार मचाने लगे। तब शाखा ने एक एक घूसे से उन्हें
थोड़ी सी तसल्ली थी, और जिस समय लुटेरों का शिकार बने पांचों युवक गांव में पहुंचे तो उन्हें दुनिया के सबसे बड़े आश्चर्य का सामना करना पड़ा। महाबली शाखा में लुटेरों सहित मौजूद था। सरदार लुटेरों को सज़ा सुना रहा था। इन लुटेरों को 3 वर्ष का कठोर कारावास दिया जाता है। इस अवधि में इन्हें पत्थर के सुंदर खिलौने बनाने की कला सिखाई जाएगी, जो सज़ा ख़त्म होने के बाद इनकी रोज़ी रोटी का साधन बनेगी। साथ ही जब ये पत्थरों को अपने हाथों से काटेंगे तो इन्हें एहसास होगा कि ये हम लोगों की जिस कमाई को पल भर में लूट लेते थे, वह कितनी मेहनत से कमाई गई होती है। वह पांचों आदिवासी शाखा के सामने ज़मीन पर लेट गए। देवता पुत्र, में क्षमा करो, हमने आपके बारे में बहुत गलत धारणा बना ली थी। उठो मित्रों, शाखा ने कहा। मैंने वहाँ तुम्हें सिर्फ इसलिए लुट जाने दिया था कि मेरे हस्तक्षेप करने से लुटेरे क्रुद्ध होकर तुम्हें कोई नुकसान न पहुँचाएं। तुम्हारा धन सरदार के पास है, और मैं अब बाकी लोगों का मेहनत से कमाया धन लुटेरों के गिरोह से वापस लेने जा रहा हूँ, शाखा ने कहा, और अपने घोड़े पर सवार वहाँ से चल पड़ा। फिर बिहड़ के किनारे पर उसने घोड़े की जीन में बनी गुप्त जेब से अपना शहरी पहनावा निकाला और लुटेरों की ही जीप में सवार हो लुटेरों के सरदार जागीरदार से मिलने शहर पहुंच गया। जागीरदार शहर के उस व्यक्ति का नाम जो अपने किले में राजाओं की तरह रहता था, लेकिन उस राजा की फौज जनता की रक्षा के लिए नहीं बल्कि जनता को लूटने के लिए थी। उसके आदमी बाहर से जो कुछ लूट कर लाते थे उसका 1/3 ऐसा जागीरदार को टैक्स के रूप में दे देते थे। बदले में जागीरदार उन्हें पुलिस के चंगुल से बचाए रखता था। जागीरदार के किसी भी आदमी को आज तक जेल नहीं जाना पड़ा था। जागीरदार ने अपने किले की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा था, क्योंकि उसके किले में भगौड़े अपराधी शरण पाते थे। पुलिस जब भी महल की तलाशी के लिए आती, उसे या तो रिश्वत देकर किले के फाटक से ही वापस भेज दिया जाता था। अगर कोई अक्खड़ ईमानदार अफसर होता तो मेहमानों के किले के गुप्त तहखाने में पहुंचा दिया जाता था, जहां उसे बड़े इत्मीनान से कत्ल कर दिया जाता था। महाबली शाखा ने चोरी छिपे किले में प्रवेश करने से बेहतर यह समझा कि वह पहरेदारों को संतुष्ट करके किले में प्रवेश करे। उसने पहरेदार से कहा, पुलिस मेरी तलाश कर रही है, मैं किले में शरण चाहता हूँ। पहरेदार ने कहा, किले में तुम तभी शरण पा सकते हो जब तुम्हारी जेब में माल हो। शाका ने उन्हें जेब में भरे हीरे दिखाए और कहा, अगर सौदा पटा तो मैं ये सारा माल जागीरदार को भेज दूंगा। एक पहरेदार तुरंत जागीरदार के पास पहुंचा। मालिक, उसकी जेब बहुमूल्य हीरों से भरी हुई है, वह उन्हें बेचना चाहता है, उसे बुला लाओ। जागीरदार ने हुक्म दिया और उसकी आंखों के सामने हीरे चमकने लगे, जो उसके ख्याल में अब उसके अपने हो जाने वाले थे। पहरेदार ने यह शुभ समाचार शाका को सुनाया और शाका को जागीरदार के सामने पेश कर दिया गया। जागीरदार ने शाका को भरपूर सम्मान दिया, अपने सामने बिठाया और उसके हीरे देखे। वाह, बहुत खूब, कहाँ से उड़ा कर लाए हो इन्हें? कोसीमा के भीड़ों में ऐसे हीरे एक गुफा में बिखरे पड़े हैं, लेकिन मैं अकेला था इसलिए सिर्फ इतने ही उठा ला सका। मेरे पास अगर तुम्हारी फौज होती तो मैं उस पूरी गुफा में झाड़ू लगा कर लौटता। क्यों, वहाँ कैसा खतरा है? जंगली लोगों का, जो जहरीले तीरों से हमला करते हैं। तुम हमें वहाँ ले चलो, जो काम तुम अकेले होने पर नहीं कर सके वह काम मैं पूरा कर लूँगा। अपने सारे आदमियों को ले चलूँगा, सारा खर्चा मेरा। लेकिन मैं उन खतरनाक भीड़ों में अब दोबारा नहीं जाऊँगा। तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें नक्शा बनाकर दे दूँगा, बदले में तुम मेरे ये हीरे खरीद लो और मुझे 50 लाख रुपया दे दो। जागीरदार ने सौदा मंजूर कर लिया और शाका को नक्शा बनाने के लिए कहा। शाका ने उसे कुछ ही देर में नक्शा बनाकर दे दिया और कहा, अब 50 लाख रुपया ले आओ। 50 लाख? जागीरदार ने चौंक कर कहा, मूर्ख आदमी, जागीरदार के किले में प्रवेश करने की फीस के रूप में अब तुम्हारे हीरो पर हमारा नाम लिखा जा चुका है। तुम ज़बरदस्ती अपने मेहमान से हीरे छीन लोगे? शाका ने हैरानी से कहा। हाँ, और हीरे छीन कर तुम्हारी कब्र किले में ही बना देंगे, ताकि तुम हीरो की गुफा का नक्शा किसी और को ना दे सको। लालची जागीरदार, अब तुम्हारा अंत समय आ गया है, शाका ने कहा। तो जागीरदार अटास लगा उठा और अपने आदमियों से बोला, इस बेवकूफ़ को किले के पीछे ले जाओ और दफन कर दो। यह कहकर वह हीरे लेकर कमरे से निकल गया। जागीरदार जैसे ही बाहर गया, शाका उसके गनमैनों पर बाज की तरह टूट पड़ा और जल्द ही उसके फौलादी घूसों ने कमरे में शांति स्थापित कर दी। फिर वह अपने असली रूप में जागीरदार की खोज में निकल गया और उसने जागीरदार को खोज निकाला। जागीरदार उस समय अपने उस कमरे में खड़ा था जहाँ उसने अपने जीवन भर की कमाई दौलत जमा करके रखी हुई थी। हीरे खजाने में रखकर जागीरदार जब वापस कमरे में पहुंचा तो वहाँ अपने गनमैनों को बेहोश पड़ा देख उसका दिमाग चकरा गया। सब गनमैनों के जबड़े पर एक निशान छपा हुआ था। वह निशान काले नाग का था, जो फन उठाए कुंडली मारे बैठा दिख रहा था। जागीरदार ने तुरंत अपने दूसरे अंगरक्षक बुला लिए और उनसे उस निशान के बारे में पूछा। एक अंगरक्षक, जो कि उस निशान को पहचानता था, भयभीत होकर बोला, मालिक, दुनिया में उससे ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं है। यह महाबली शाखा का निशान है। कोसीमा के भीड़ों में उसकी पूजा होती है और उसके समान शक्तिशाली इंसान इस पृथ्वी पर नहीं है।
जागीरदार अंगरक्षक पर चढ़ दौड़ा। मूर्ख, तू मुझे उससे डराना चाहता है? क्या मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई इंसान हो सकता है? जाओ उसकी खोज करो। अंगरक्षकों को हुक्म देने के बाद जागीरदार अपने सर्वाधिक सुरक्षित गुप्त कक्ष में आ गया। इस कक्ष में दरवाजे फौलाद के बने हुए थे। उसके ख्याल में इस कमरे में वह सुरक्षित था, लेकिन सच तो ये था कि वह भय महसूस कर रहा था। इसलिए उसने शराब का सहारा लेना चाहा। उसने गिलास में शराब उड़ेली और तभी उसे मेज पर रखा एक हीरा नजर आया, जिसे देखकर वह बड़बड़ाया। हैं, ये तो उन्हीं हीरों में से एक है जिन्हें मैं भी खजाने में रख कर आया हूँ। ये हीरा कहाँ से आ गया? और इसके साथ ही जैसे ही उसने शराब से भरा गिलास होठों से लगाना चाहा, उसकी नज़र गिलास पर बने निशान पर पड़ी। यह निशान वैसे ही था जैसा बेहोश गनमैनों के जबड़े पर बना देखा था। जागीरदार के पसीने छूट गए और गिलास फेंक कर उसने पिस्तौल हाथ में ले लिया। फिर दरवाजे की ओर झटका, लेकिन दरवाजे पर भी काला नागफन उठाए कुंडली मारे बैठा था। ओह, तो ये यहाँ मौजूद है। जागीरदार बड़बड़ाया और चारों ओर देखने लगा। अचानक महाबली शाका उसके पीछे से प्रकट हुआ और उसने जागीरदार के हाथ से रिवॉल्वर झपट लिया। महाबली शाका को इस रूप में देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई और वह पलट कर दूसरे दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजे का मैकेनिज्म फेल हो चुका था। जागीरदार दरवाज़ा खोल ना सका। फिर घबराहट में उसने शाका पर छलांग लगा दी। शाका ने दाएं हाथ का एक घूंसा उसके जबड़े पर जमाया। जागीरदार को ऐसा लगा जैसे लोहे का घन उसके जबड़े से टकराया हो। उसकी आंखों के आगे रंग बिरंगे सितारे नाच उठे और वह फर्श पर फैल गया। शाका उसे ज़बरदस्ती होश में लाया और बोला, जागीरदार साहब, मुझे तुम्हारी जागीर में इसलिए आना पड़ा कि यहाँ कोसिमा के बिहड़ों के निवासियों की मेहनत की कमाई जमा है। मैं उसे ब्याज समेत लेने आया हूँ, लेकिन तुम्हारी मक्कारी ने मेरा विचार बदल दिया है। अब मैं तुम्हारा सारा खेल चौपट करके ही जाऊँगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शहर का शहर का मेयर मेरी मुट्ठी में है। शहर की आधी पुलिस जितना वेतन सरकार से लेती है, उतना ही वेतन मैं भी देता हूँ, जागीरदार ने कहा। शाका ने बड़ी धीमी गंभीर आवाज़ से कहा, मैं जानता हूँ जागीरदार कि तुम्हें कहाँ सज़ा दिलाना ठीक रहेगा, इसलिए तुम खड़े होकर अपने सारे आदमी को तहखाने में जमा होने के लिए कहो। मेहमानों को भी वहीं बुलाओ। वह पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ तो क्या जवाब दूंगा? जागीरदार ने बहाना बनाया। उनसे कहना कि पुलिस किले की तलाशी लेने आ रही है, इसलिए हथियार सुरंग में छोड़ते हुए तहखाने में चले आए। मजबूरन जागीरदार को शाका का हुक्म मानना पड़ा। उसके सारे गनमैन और मेहमान तहखाने में आ गए। शाका ने पुलिस को फ़ोन किया। कहा, पुलिस कमिश्नर साहब, जागीरदार के किले में अब आपको कोई नहीं रोक सकेगा। वहाँ शहर के सारे गुंडे जो राहजनी, चोरी और डकैती करते आज़ादी से घूमते हैं, और ऐसे अपराधी जो कानून से बचकर भागे हुए हैं, जिन पर इनाम घोषित है, वह सब एक गुप्त तहखाने में मिलेंगे। मैं वहाँ का रास्ता बता रहा हूँ जो आपको उस गुप्त तहखाने में पहुँचा देगा, लेकिन किले के मालिक को मैं आपके हवाले नहीं कर सकता। वह मेरा यानी कोसिमा के भीड़ों का अपराधी है। उसे वहाँ पर उसे वहीं पर अपने किए की सज़ा भुगतनी होगी। ओह, तुम निश्चय ही महाबली शाका हो, वरना कोसिमा के भीड़ों की बात ही नहीं कहते। मेरा ख्याल है हमारे वहाँ पहुँचने तक तुम हमें वहीं मिलोगे। नहीं, मैं जागीरदार को और उसकी यह दौलत ले जा रहा हूँ जो उसने भीड़ के लोगों से लूटी थी, शाका ने कहा, और संबंध विच्छेद करने के बाद वह एक जीप में डालकर जागीरदार को नागपत तक ले गया, जहाँ उसका घोड़ा चेतक प्रतीक्षा कर रहा था। फिर उसे उस गांव में ले गया जहाँ पहले भी उसके 4 साथियों को सज़ा दी जा चुकी थी। सरदार ने जागीरदार को राजा सज़ा सुनाई। जागीरदार के जागीरदार ने हमारे एक युवक की जान ली है, इसलिए इसे मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मौत के बाद चूंकि आदमी अपने कर्मों का फल नहीं भोग सकता, इसलिए हम इसे मौत की सज़ा न देकर आजीवन कारावास देंगे, जो इसे भीड़ में काटना होगा। हमारे साथ मेहनत करनी होगी, पत्थर तोड़ने होंगे, लकड़ी छीलनी होगी, ताकि इसे मरने से पहले एहसास हो जाए कि ईमानदार लोग कैसे अपनी आजीविका कमाते हैं, जिसे ये अब तक बंदूक की नोक पर लूट कर हासिल करता रहा है। और यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, वरना देवता पुत्र की बाहें तुझे बेरहमी से वापस यहीं खींच लाएंगी, और तब तुझे भीड़ के दलदलों में छोड़ दिया जाएगा, जहाँ कीड़े मकोड़े तुझे नोच नोच कर खा जाएंगे, या फिर किसी दलदल में गिरकर तुम तड़प तड़प कर जान दे दोगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए महाबली और मिलते हैं महाबली शाका की अगली कॉमिक्स महाबली शाका और बीहड़ के चोर में। तब तक के लिए धन्यवाद।